हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि जब भी आपको इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, किसी मरीज को इंजेक्शन लगाया जाता है, तो डॉक्टर बार बार उसको उसमें जितनी एयर होती है इंजेक्शन में उसको निकाल देता है। क्यों? ऐसा क्यों? इसके अलावा हमारे शरीर में रुधिर दौड़ता रहता है, निरंतर चलता रहता है, वो नहीं जमता है और बाहर आते ही क्यों जम जाता है? क्या हमारा रुधिर अंदर जम जाए तो क्या होगा और बाहर जमे या ना जमे तो क्या होगा? इन सभी बातों को क्लीन एंड क्लियर करते हैं आज की टॉपिक में। और आज का टॉपिक हमारा रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और उसके अलावा विटामिन, ब्लड के पार्टिकल्स बहुत सारे वर्क प्ले करते हैं। इन सभी चीजों को एकदम आसान भाषा में, है तो जटिल प्रक्रिया लेकिन समझेंगे एकदम आसान भाषा में, मुख्यतः 4 चरणों में क्लियर किया जाएगा। इसको 4 चरणों में क्लियर जब होगा, इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान जाइए। मैं आपके पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, ताकि आप क्लियर रहें, सभी चीजों को समझते चलते हैं। चलिए, ब्लड जो होता है, ब्लड कितने प्रकार का होता है? तो आप जानते हैं कि ब्लड 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। कहीं कहीं ब्लड कार्पसल्स भी दिया है, कार्पसल्स। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है, आप जानते हैं कितना परसेंट होता है? 55% होता है टोटल हमारे नसों में। जो अरे भैया, हमारे नस में जो पूरा खून बहता है ना, उसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल या ब्लड कार्पसल्स। अब यहां 55% हो गया, तो बाकी अब कितना बचा? 45%। तो क्लियर हुआ? प्लाज्मा 55% और ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल 45%। प्लाज्मा का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई विभाजन नहीं, लेकिन ब्लड कार्पसल्स 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? RBC, आप जानते हैं। उसके बाद WBC और क्या? प्लेटिलेट्स। बातें क्लियर रखिएगा। पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, तो आप सडनली बताते हैं RBC, WBC, प्लेटिलेट। लेकिन अब ऐसा नहीं बताएंगे, बताएंगे ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स होती है। बातें क्लियर? अब ब्लड कार्पसल्स की ये 3 प्रकार हैं, RBC, WBC, प्लेटिलेट। ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना है तो WBC और RBC कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, केवल कौन रोल प्ले करता है? प्लेटिलेट्स। और वहीं से स्टार्ट करते हैं। चोट लगने के बाद क्या होता है? प्लेटिलेट्स जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। प्लेटिलेट्स को किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो जैसे ही यहां कट लग जाता है, मान लीजिए काम कर रहे हैं, कट लग गया, अब ब्लड निकलने लगा भैया, ब्लड निकलने लगा, तो जो नसें, जो मसल्स कट गई हैं, वहां से ब्लड का रिसाव हो रहा है, वो निकल रहा है, तो उसके साथ प्लेटिलेट्स निकलता है। प्लेटिलेट्स को क्या नाम से बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइट काम क्या करता है? एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन से प्रोटीन का निर्माण करता है बाबू? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक। अपने ही नाम को थोड़ा सा विग्रस कर देता है, क्योंकि अब कार्य करना शुरू करता है, तो क्या करता है? अपने नाम को थोड़ा सा विग्रस करके एक नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पहला चरण। इसी के साथ एक और प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, और उस प्रोटीन का नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन जो नसों का जो सिरा होता है, जहां से कट गया भैया ना, उसी नस के सिरे को क्या करता है? पतला कर देता है, एकदम बंद करने की कोशिश करता है। और जब बंद हो जाएगा तो रुधिर खूब तेज निकलेगा कि कम कम निकलेगा? कम कम निकलेगा ना। तो सीरोटोनिन का काम तो यही स्पष्ट हो गया कि सीरोटोनिन क्या करता है? नसों को पतला करता है, जो नसें कट गई हैं भाई। अब आप समझिए, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को जगाता है। कैल्शियम आपके बॉडी में रहता है ना, आप खाते पीते हैं बहुत सारी चीजें, उसमें कैल्शियम ढेर सारी होती है, मात्रा होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम, आयरन और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, अगर हम इसी के साथ वायु को भी ऐड कर दें तब और अच्छी बात है। वायु के साथ क्रिया करके एक नए प्रोटीन का निर्माण करता है, या कह सकते हैं यही सक्रिय हो जाता है, एकदम जग जाता है कि अब हम काम करेंगे भैया। जहां चोट लग गई है उसको क्या करेंगे? क्लॉट बना के उस चोट को भर देंगे।
तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और वायु और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्रिया करके एक नए और विकसित प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है और इसके अलावा और क्या करता है? एक चीज को निष्क्रिय करता है और वो चीज है हिपैरिन। और मैंने हिपैरिन को डिस्कशन में यहां रखा है, थोड़ा सा डिस्कशन में जान जाइए हिपैरिन क्या होता है। हिपैरिन हमारे कलेजे द्वारा, कलेजे को कहते हैं लीवर, हमारे कलेजे द्वारा या लीवर द्वारा हमेशा हिपैरिन सिक्रीट होता रहता है और इसी के कारण क्या होता है कि रुधिर हमारी नसों में दौड़ता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई ब्लड का थक्का नहीं जमता। हिपैरिन कहता है कि मैं ब्लड का क्लॉट बनने नहीं दूंगा शरीर के अंदर, क्योंकि अगर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, वायु शरीर के अंदर घुस जाती है तो ब्लड का थक्का बन जाता है, हिपैरिन बेचारा मर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। तो जहां जहां होता वायु पहुंच जाती है वहां वहां क्या होता है? ब्लड जम जाता है। और इसमें क्या होता है कि उसके बाद जब नसों के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो नसें फट जाती है, तो बोलते हैं भैया हैमरेज हो गया है। क्या हो गया है? नसों का फट जाना कहलाता है हैमरेज। तो हिपैरिन क्या करता है? यह शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। तो जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, ब्लड यहां कट गया और वायु के संपर्क में आ गया तो हिपैरिन क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और उसकी निष्क्रियता में कौन रोल प्ले करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एक तरफ हिपैरिन को निष्क्रिय करता है और किसको सक्रिय करता है? प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन क्रिया करके एक नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब तीसरा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा? फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन बनता नहीं है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ये रहा ना प्लाज्मा बाबू, इसके पास होता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जब प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कर देता है ना, तो यह क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकालता है और इसको सक्रिय करता है। अब चलिए भैया काम पे लग जाइए फाइब्रिनोजेन चाचा। तो ये क्या करते हैं कि ये सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर एक अपने ही नाम का आखिरी प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जो होता है उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। फाइब्रिन जो होता है यह नेट लाइक ऐसे जाल की तरह संरचना होती है पूरा, और ये क्या करता है? जहां कटा हुआ जगह होता है ना भैया, उसी के यहाँ यह जाल की तरह पूरा बन जाता है। और जब जाल की तरह बन जाता है तो ब्लड जो पार्टिकल होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं? फंसने लगते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है? ब्लड का थक्का बनना। ऐसे क्या हो जाता है? रुधिर का थक्का बन जाता है। एक कुछ नई बातें, रुधिर का थक्का बनना 2 से 4 मिनट, कहीं कहीं 2 से 5 मिनट, कहीं कहीं 2 से 8 मिनट की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आप 2 से 4 मिनट समझिएगा, 2 से 4 मिनट, 2 से 5 मिनट के आसपास ये पूरी क्रिया हो जाती है। रुधिर का थक्का बनना अर्थात रुधिर स्राव को रोकना क्या कहलाता है? हिमेटोसिस्ट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिमेटोसिस्ट कहलाता है। रुधिर को रोकने की प्रक्रिया, जो बह रहा है रुधिर उसको रोकने की प्रक्रिया हिमेटोसिस्ट कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया की खोज जो है होवेल्स नामक साइंटिस्ट ने की, जिसमें बताया उसने क्या कि प्लेटिलेट्स तथा थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है इतनी सारी क्रिया करता है। लेकिन आपको बचपन में पढ़ाया गया है विटामिन के की सहायता से क्या होता है? ब्लड का थक्का बनता है। तो हाँ भाई सही है, ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है यह विटामिन के की सहायता से होती है, जिसमें ये समस्त प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिन बनते हैं, फाइब्रिनोजेन बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, यही सारी। तो ये समस्त क्रियाएं क्या हो रही हैं? आसानी से क्लियर होती चली जानी है। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है, इसे हम फैक्टर 3 भी कहते हैं। आप इसकी साथ ले लीजिएगा।